अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 8 मई 2022 बरोज़ इतवार शाम 7 बजे प्रोग्राम देख रहे होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जलसे आप देख रहे हैं, और जिस तरह लोग ये वो बसों में भर के लाने वाला क्राउड नहीं है, ये रेंटेड क्राउड नहीं है, ये मानना पड़ेगा। वन मस्ट एडमिट ये लोग खुद चल के आ रहे हैं, और जिस तरह आ रहे हैं आप वहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका जज्बा क्या है, चाह क्या रहे हैं ये लोग। ये मुमलिकत पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं, किसी बैरूनी एजेंडे से आज़ादी चाहते हैं। और हमारे यहाँ जो सियासी जमातें हैं ज़्यादातर वो चाह रही हैं हम दबे रहें, हम इन्हीं के ज़ेर असर रहें और इन्हीं के तलवे चाटते रहें। ये सोचना पड़ेगा आपको ना। एक सवाल जो आपने पूछा कि पिछले प्रोग्राम में कि वो नए गवर्नर का नाम तो भिजवा दिया है, तो मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 101 की वजाहत दे दी। इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर लीजिएगा, समरी नहीं, आर्टिकल 48 का इतलाक़ नहीं होता, तो इसमें आर्टिकल 254 है कि अगर कोई चीज़ टाइम पे मुताबिक ना हो तो वो इलीगल नहीं होगी। ठीक है ना जी। और ये ना हो गवर्नर की तैनाती के लिए भी उन्हें कोर्टों में जाना पड़े, और इस तरफ हम तो जा ही रहे हैं अपने तौर पर। गवर्नर को वज़ीर-ए-आज़म तो हटा नहीं सकते हैं, ये इख्तियार सदर पाकिस्तान के पास। तफसील मैं पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ कि बलीग रहमान का नाम जो है ना वो सदर को भिजवा दिया है, और चौधरी सरवर को हटाते हुए और उमर सरफराज चीमा को तैनात किया था। हमजा शरीफ से हलफबरदारी से इनकार कर दिया था। अदालत के हुक्म पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ शरीफ ने हलफ लिया। डिवीज़न बेंच का ऑर्डर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 3 ऑर्डर्स पास किए थे मुख्तलिफ़ अदालतों ने, यानी मुख्तलिफ़ रिटों में, और एक ही के ऊपर 3 ऑर्डर पास नहीं हो सकते। ये आप देख सकते हैं। 30 घंटे में या 36 घंटे में पहला इंसाफ, दूसरा 24 घंटे में, और तीसरा 12 घंटों में। तेज़-तरीन इंसाफ, मेरे पास तो जवाब नहीं है इस बात का। और एक इशू पे 3 रिटें, इंट्रा कोर्ट अपील, लार्जर बेंच बनाने वो ऑर्डर पीछे बैकग्राउंड पे चल रहा है सत्यान खान साहब की तरफ से, और लार्जर बेंच के लिए दरख्वास्त चलेगी। अब लार्जर बेंच जो आया और लोगों ने जो बातें लोगों ने की हैं, मेरा कोई कहना नहीं है, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं है इस चीज़ का। मैं आपको पहले बता दूँ लोगों ने क्या कहा इस सिलसिले, वो ज़रा समझ आइएगा क्या कहा है। वो आप जब आप समझ जाएंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि क्या कह रहे हैं लोग। बेंच तश्कील एक दिया गया। शुरू में जब मैंने पता किया तो मैंने ट्वीट भी कर दिया कि बेंच जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में बन गया, और पीर को समाअत मुतवक्को है। और वो बेंच बड़ा हैरान कुन बेंच है। जनाब जस्टिस सदाकत अली खान साहब, जस्टिस शाहिद जमील खान साहब, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी, तो वही है उस बेंच से जो ये सुन रहा था, जिन्होंने बाकायदा सदर के गवर्नर के बारे में जो रिमार्क्स दिए थे वो सस्पेंड किए थे, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के बारे में। अब लोगों का सवाल ये है कि जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ये फ़ौजदारी मामलात सुनते आ रहे हैं, मर्डर अपीलें, और ये नहीं, जजेस तो सारे बराबर होते हैं, लेकिन लोग सवाल करते हैं कि ऐसा इसमें फ़ौजदारी का कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के हवाले से ये मामला। मेरे पास जवाब नहीं है। एतराज़ तो है, MP MNAs जो हैं वो इस पर एतराज़ कर रहे हैं, और ये भी एतराज़ है कि किसी दौर में किसी सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ हो तो ऐसे जजेस बेंच में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। बहरहाल ये मामला तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने देखना है। इस पर एतराज़ात हैं, लोगों के एतराज़ात हैं, वो जायज़ हैं या नाजायज़ हैं मुझे नहीं इस बात का पता, लेकिन मेरा आप तक बताना है। वो मैंने आपके सामने बैकग्राउंड पे वो चल रहा है कि वो जज जो है ना, जो जज जो तैनात किया, जो बेंच 2 इंट्रा कोर्ट अपील जो पहले फैसलों के ख़िलाफ़ है, वो भी इंशाल्लाह उस पर एतराज़ात दूर करके वो जो है ना वो दायर कर दी जाएगी, ताकि इकट्ठी ये सारी की सारी इंट्रा कोर्ट अपील्स सुनी जा सकें। और आर्टिकल 105 की तशरीह है, हल्फ लेने के हवाले से है। 255 की तशरीह है, क्या स्पीकर हल्फ ले सकता है, लाहौर हाई कोर्ट ने कैसे अपने इख्तियार से तजावज़ कर लिया, ये वो सारी गुफ्तगू है जो उसके अंदर आनी है।
और मेरी इतला है कि शायद किसी मेंबर पार्लियामेंटेरियन ने बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से चीफ जस्टिस साहब को ख़त भी लिख दिया है। किसी एमए ने या एमपी ने शायद लिखा है, इसी में मुझे पास इतला, मेरे पास उड़ती उड़ती इतला ही आई है। तो आपको बताता चलूँ कि उस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से एतराज़ात उठा दिए हैं। अब इस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करते हैं वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब पहली खबर के साथ ही मिलाते चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो गवर्नर के मुतालबे से पीछे हट गई है और उसके बदले क्या मांगा है। ये बड़ी मज़ेदार बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। पंजाब में 3 वजारतें, 2 से ज़ायद मुआविन ख़ुसूसी और कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप भी मांग ली, 2 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के ओहदे भी मांग ली। और हसन मुर्तज़ा को मुलाकात आपको चल रही होगी, जो हमज़ा शरीफ से आकर ये अपना मिले, यूसुफ गिलानी मिले आके, और बाकी पीपल्स पार्टी की वो बैकग्राउंड में अगर तस्वीर अवेलेबल हुई तो वो चल जाएगी। और सीनियर वज़ीर बनाने का है हसन मुर्तज़ा को, शाजिया आबिद, ज़फ़र अब्बास लंगा, रईस नबील को पार्लिमानी सेक्रेटरी और चेयरमैन पार्लियामेंट पार्टी बनाने का इम्कान है। शहजाद सईद चीमा को मुआविन ख़ुसूसी बनाने का भी ये फ़ैसला किया। और हुआ क्या है, शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का हलफ उठाते ही पीपल्स पार्टी से वज़रा की लिस्ट मांगी थी और लिस्ट देने की बजाय उन्होंने इलेक्शन के लिए कौमी असम्बली की 20 और सूबाई असम्बली की 40 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का मुआहदा बनने का मुतालबा किया, जिस पर नून लीग राज़ी नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ शहबाज शरीफ के काफ़ी मुज़ाकरात हुए मगर वो बेनतीजा रहे। फिर ज़रदारी शहबाज शरीफ बराह रास्त मुज़ाकरात की टेबल पर आ गए और मामला तय नहीं हो रहे थे। नवाज शरीफ के बज़रिया वीडियो लिंक इन मुज़ाकरात में शामिल हुआ। 3 घंटों पर मुश्तमिल सैफ फरीकी इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया। शरीफ बरादरान हुकूमत की तश्कील के बाद इन मामलात जो है ना बातचीत करने के बाद मुज़र थे जी। जब जरदारी इस मुआहदे के बगैर हुकूमत में शामिल होने की किसी सूरत जब डेडलॉक शिद्दत अख्तियार कर गया, अगर ध्यान से सुनिएगा तो पीपल्स पार्टी ने हुसैन हक़ानी से रब्ता किया और हुसैन हक़ानी ये मामला जो बाइडेन इंतज़ामिया के सामने रखा। आप समझ आ गई इंटरनेशनल आपको कंस्पिरेसी ऑपरेशन रजीम समझ आ गई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस मामले को हल करने के लिए CI को जिम्मेदारी सौंपी और पीपल्स पार्टी को हर सूरत तकमील के वादे के साथ वज़रा को हल्फ उठाने का हुक्म दे दिया। और बिलावल की क़यादत में पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती वफ़द को फौरी तौर पर लंदन तलब किया। इधर हुसैन हक़ानी जो है ना अमेरिकी खुफिया इदारों के नुमाइंदों के साथ लंदन पहुंच गया तो नवाज शरीफ के साथ मामला तय करके दोनों पार्टियों को मुस्तकबिल के लाए अमल के शेड्यूल और तरीक़ाकार पर मुत्तफ़िक कराया। अब आगे समझ आपको ऑपरेशन रजीम चेंज, ऑपरेशन रजीम समझ आप तो समझ आ गई होगी आप लोगों को। मेरा नहीं ख्याल है कि आपको कोई दिक्कत होगी इसका बात को समझने के लिए, ये समझ आना चाहिए। और इस इलेक्शन में नून लीग के पंजाब के मुख्तलिफ अज़ा में 20 हल्के कौमी असम्बली के और 40 जो हैं सूबाई असम्बली के खाली छोड़े, जिनमें रावलपिंडी, गुजरात, फैसलाबाद, मुल्तान और भावलपुर 2-2 हल्के, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, गुजरांवाला, उकाड़ा, भक्कर, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खां वगैरह से एक हल्का कौमी असम्बली का और इनके नीचे 2 सूबाई हल्कों के पीपल्स पार्टी के लिए खाली छोड़ेगी। सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अगली वफाकी और पंजाब हुकूमत नून लीग को दी जाएगी। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये ऑपरेशन रजीम का हिस्सा है कि इन दोनों को फिर हुकूमत दी जाएगी। 2028 के इलेक्शन को इस तरह मैनेज किया जाएगा कि उसके नतीजे में बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन सकेगा। ये ऑपरेशन रजीम चेंज का प्लान आपके सामने सारा रख दिया है और आइंदा 10 साल साजिशी मनसूबा बंदी अमरीकी क़यादत में ये करके दोनों पार्टियां इसलिए मुतमिन होकर हुकूमत बना चुकी हैं कि मुकामी इस्टेब्लिशमेंट अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के सामने बेबस है और किसी तरह का मुखालफाना कदम नहीं उठा सकती। बेशक वो मोहसिन दावड़ को वज़ीर बनाए या अली वज़ीर को, कुछ ज़िम्मेदारों को राना ज़नाउल्लाह को वज़ीर आला दाखिला बनाने पर शदीद एतराज़ात थे, मगर डोनाल्ड डू के जो ग़ुलाम है ना उन्होंने बसिद्ध होकर राना ज़नाउल्लाह को वज़ीर दाखिला बनाने पर बना दिया। और ये वो मुनसीबा है जो कौमी लीडरों ने अपनी अमरीकी का आकाओं के साथ मिलकर बनाया, जिसका मकसद अमरीकी मफादत का तहफ़्फ़ुज़ है, पाकिस्तानी वसाइल को नोचते रहने के सिवा कुछ नहीं है। और याद रखिएगा दूसरी तरफ इमरान खान लुटेरों, गद्दारों, मुजरिमों और अमरीकी पाकिस्तान के सामने बुरी तरह बेनकाब कर चुके हैं और अवामी ताकत के ज़ोर पर इन नाकाम मनसूबों को नाकाम बनाने के लिए जान हथेली पर रखकर पाकिस्तान खिकी आज़ादी की जंग शुरू कर चुका है और किसी सूरत में पाकिस्तान को बचाने की जदोजहद दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। अस्करी इस्टेब्लिशमेंट अवामी गुस्से और नाराज़गी को कम करने के लिए इमरान खान को मुज़ाकरात में उलझा कर वक्त गुजारने की सूरत पैदा करने में लगी हुई। अब पाकिस्तानी अवाम पर मुनहसर है कि
कि वो इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहते हैं या इस्लामाबाद की तरफ एक इनकलाब बरपा करके अपने प्यारे वतन को अमरीकी ग़ुलामी के नापाक अज़ाइम को हमेशा हमेशा के लिए नाकाब बनाते हैं। क्योंकि अवामी सैलाब के सामने ना कोई गद्दार टिक सका है और ना कि अमरीकी मनसूबाबंदी। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तानी कौम को हक़ समझने की तौफ़ीक़ के साथ साथ हक़ के लिए उठ खड़ा होने की हिम्मत, हौसला और तदबीर से नवाज दें। आमीन या रब्बल आलमीन। ये कॉलम कुछ चीज़ें हैं जो मेरे तक शेयर हुई, मैंने मुनासिब समझा कि आप तक ज़रूर बताता चलूँ। ये हक़ाइक़ हैं, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई अब समझ लें। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ सयाना कहानी टारगेट किया उसको और उस बंदे ने क्या कुछ किया ये आप देख लें। अच्छा, इसहाक डार जो है ना जी, वो पाकिस्तान लाने का ऐलान, लेकिन डॉलर को कहाँ तक लाने की कोशिश करेंगे और वो बोल पड़े। वैसे तो पाबंदी लगाई हुई है, मैं अभी आपके सामने अभी बाद में बात करूँगा। वो बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे, लंदन से हुकूमत को मशवरे दे रहे हैं, जो कहना है वसाइल पर काबू पा रहे हैं, कोई जादू की छड़ी नहीं है, पर जब सब ठीक हो जाएगा, मकसद महंगाई रोकना है, डॉलर 101 पर लेके आएंगे। ये वो सारी वो बातें कर रहे हैं। हमारे टीवी जो चला रहे हैं ये खिलाफ वर्जी है, आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है और पैमरा के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी है। ये मैं बताता चलूँ आपको, सोचिएगा इस बात को। मैं आपको पहले मैं 2 आर्डर शेयर कर रहा हूँ। एक इसहाक डार को जो पाबंदी लगी थी 2019 के अंदर, 2020 में फिर सब पे जो एब्सकॉन्डर हैं उन पे पाबंदी लगी। पिछले दिनों इसहाक डार के और नवाज शरीफ के जो इंटरव्यू बिलावल के साथ चले, मैंने उस पर नोटिस दिया हुआ है पैमरा को। पैमरा ने कोई एक्शन नहीं लिया अब तक। मैं वो दोनों ख़त भी आपके सामने बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ। मेरा काम है आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट कराना। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।